हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक जिसमें अब चल रहा है क्लास 7 में पॉलिटी। इस बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, जिसका इस वीडियो में चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी और अखबार, टेलीविजन और संचार के अन्य प्रसाधनों के लिए उपयोग किया जाता है? वह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी कि संचार के माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसा कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? स्थलीय स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य यह विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार प्रचार माध्यमों के रूप में है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूहों तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना आपके जीवन की कल्पना करना ही कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में लाए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए उपयोग आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। यह साइड में एक चित्र दिया हुआ है, एक चित्रकार की नजर में बाइबल के पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस हम अखबारों को पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। आपके विचार आपके विचार में समाचार पत्रों में को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक और मशीनों को बदलकर आधुनिक बनाने के संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती हैं। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग से परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन से प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल से विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचते हैं और इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं अधिकांशतः जापान या संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठे अमेरिका से फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को पास ला दिया है। यह है 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने के पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यह है टाइपराइटर। संचार माध्यम और जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इससे में लाइट, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि जो बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायक होते हैं, इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो कैमरे का व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने कभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकें जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के माध्यम कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था, जिसमें इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेर्ड। इस यंत्र के द्वारा इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। इन एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करता है, विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखने हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। यह है एक टीवी चैनल के 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उनकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र के में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों की नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इस समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री के पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका देखने हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। ये साइड में चित्र दिया हुआ है। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। ये है कुछ कटिंग न्यूज़पेपर की, जिसमें है न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। प्रदूषण फैलने वाले कारखानों का पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ये है राइटर जिसका नाम है राधिका मलिक। ये इसकी कुछ दिया हुआ INN। कारखानों में मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों
पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के लिए निर्णय विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह लगता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी हैं। इन इकाइयों को बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापित का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। एक और न्यूज दी हुई है इंडिया डेली की रिपोर्ट, कारखाना ये है INN AI ओ आई कारखानों में बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस, शहर में आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या के रूप ले रहा है। सोमवार को हजारों कारखाने मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों ने मालिकों व मजदूरों के कारखानों बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उनसे हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों से वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधी पक्ष की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उसका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों के शहर में प्रदूषण फैलाता रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने मीडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इस दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने और स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र समाचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार या विवरण देने के कोई भी अनेक उन्हें निर्देशित न करे कि उनके क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्य 2 कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार में किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत, किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसा समय भी आया है जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाए। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक
आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों को पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र तुरंत संतुलित विवरण देने में असफल हैं। इनके इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना उनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उनके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण जब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार हैं जो हम टीवी पर देखते हैं, उसी में से उससे बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में हम ये कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। यह कार्यक्रम से पहले, बीच और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिक दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीजों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाए जाते हैं या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है और गरीबों के। हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्साह उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत से कुछ हो रहा है जिसकी और टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टार और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैली से परे भी ऐसे संसार हैं जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों का पर प्रश्न भी उठाए। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि उनमें विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वो मुद्दे को एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना जाए और इनमें इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी के आधार पर वह यह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में देने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि से समाचारों में सम्मिलित करने की हो सकती हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके समाचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारे मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों के कोलापयों और कीटनाशकों पर स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ने हुए की और हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।
उन्होंने कीटनाशकों को के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उन रिपोर्ट नहीं आती तो हमारा ध्यान नहीं जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता। फिर भी संचार माध्यम उन्हें हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। इस एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनर ने फैशन वीक में एक धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित कर के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यह संचार माध्यम में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर संचार माध्यम ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना समाचार पत्र आरंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के रूप में के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी-कभी तो इन गरीब लोगों के को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षित भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन के निकाला जाता है। दुनिया स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस पाठ 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों के संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों से के द्वारा ही हम सरकार के कार्यों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरीके से वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने के प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि संचार के प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें संचार में विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। ये है सामाजिक विज्ञापन। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ
असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। रेलवे लेवर क्रॉसिंग पर सतर्कता की सुरक्षा का आधार। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।